मजीद टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। It named as above because this software started with simple matrix manipulations. ये जो सॉफ्टवेयर बना था मैटलैब, इसमें इसको बनाया जिस साइंटिस्ट ने था, उसने सिर्फ मैट्रिक्स कैलकुलेशंस के लिए इसको बनाया था। मैट्रिसेस अगर आपने पढ़े हो, लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा है या वैसे कहीं मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा हो, तो मैट्रिसेस में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना। और हम तो जो मैट्रिसेस क्लासरूम में कर रहे होते हैं वो 4x4 या 3x3 की मैट्रिसेस पे काम कर रहे होते हैं। तो मैट्रिसेस पे जब हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने लगते हैं तो मैट्रिसेस बहुत बड़े बड़े से बनते हैं। बहुत बड़े का मतलब जैसे एक हमारा कोर्स है मैथमेटिक्स में क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में पता नहीं आप लोगों की आउटलाइन में ये कोर्स शामिल है या नहीं। आउटलाइन मतलब कोर्सेज जो आप बीएस मैथ्स में पढ़ रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर कोडिंग की जाती है। कोडिंग क्या की जाती है? अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पिक्चर अपने दोस्त को भेजनी है, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ दोस्त के ही पास जाए, वो और किसी के पास ना जाए, भी सारी दुनिया उसको ना देख सके। तो इस सिर्फ दोस्त तक, ये जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम एक चीज या एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसी के पास जाता है जिसको हमने अपने कांटेक्ट में ऐड किया होता है। अगर मैं किसी को ब्लॉक कर दूं तो उसके पास वो नहीं जाता। तो इस सब के पीछे एक कोडिंग होती है। जब आप व्हाट्सएप पे पहली बार किसी को मैसेज करो तो उस पर लिखा भी आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्टेड का क्या मतलब है कि एंड टू एंड आप और आपके दोस्त के दरमियान में एक क्रिप्टोग्राफिक कोड बना दिया गया है, आपके अलावा इस मैसेज को और कोई नहीं सुनेगा। अगर ऐसा कोई कोड ना बनाया गया होता तो फिर वो मैसेज किसी के पास भी जा सकता था, कोई भी उसको पढ़ सकता था। तो ये सारी बातें करने का मकसद क्या है कि क्रिप्टोग्राफी में ये जो सारी कोडिंग होती है, इस कोडिंग के अंदर मैट्रिसेस यूज होते हैं और मैट्रिसेस इतने बड़े बड़े ऑर्डर के होते हैं, 128 ऑर्डर के। 128 ऑर्डर बोलने का क्या मतलब कि 128 रोज एंड 128 कॉलम्स। अब इस तरह के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस को अब मल्टीप्लाई करना पड़ जाए या उसके इनवर्स लेना पड़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता। तो इसी वजह से एक सॉफ्टवेयर निकाला गया जिसका नाम रखा गया मैटलैब, और ये उस वक्त मैट्रिक्स लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता था और ये सिर्फ मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया। लेकिन एडवांसमेंट्स के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल इसको बनाया गया और इट बिकम्स वेरी यूजफुल टूल फॉर एनालाइजर्स। अब ये सॉफ्टवेयर जो है इसको एनालाइजर्स भी यूज करते हैं। एनालाइजर्स कौन होते हैं? अब जैसे सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल हम एक इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, उसको ये देखना है कि कौन सी चीज की कीमत खरीद किस फैक्टर के साथ बढ़ती है और किस फैक्टर के साथ कम होती है। सॉरी, मेरा गला काफी खराब है, थोड़ा आपको डिस्टरबेंस होती होगी। तो अब कोई एनालाइजर है, फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिस्ट है, तो उसने कुछ क्वेश्चंस फिल करा लिए, क्वेश्चनर्स फिल करा लिए बहुत सारे आसपास के दोस्तों से, लोगों से। अब उन क्वेश्चनर्स को एनालाइज करना है कि किसने यस लिखा, किसने नो लिखा। ये इस तरह की एनालाइज करने के तरीके, शायद आप लोगों ने कोई सोशल साइंस का कोर्स पढ़ा हो तो शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। मैं माइक्रोफोन बंद कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं दोबारा ऑन करती हूँ।
जी वेरी वेरी सॉरी, आप लोगों के साथ पहली क्लास है और पहली ही काफी डिस्टर्ब जा रही है। पिछली क्लास भी मैंने इसी वजह से छोड़ी थी, मुझे फ्लू और गला खराब और बुखार सब कुछ था। तो हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये यूजफुल है फॉर एनालाइजर्स। एनालाइजर्स के बारे में चलो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ इतनी सी बात सीख लेते हैं कि एनालाइजर्स को असल में मीन मीडियन मॉड निकालने के बाद कुछ भी डाटा इकट्ठा करके मीन मीडियन मॉड निकालने के बाद उसका कंपैरिजन करना होता है किसी भी डाटा का कि कौन सा डाटा ज्यादा अच्छा है, कौन सा फैक्टर ज्यादा इसको इफेक्ट करता है हमारी थ्योरी को, और कौन सा फैक्टर कम इफेक्ट करता है। तो इस तरह के काम जो हैं वो भी मैटलैब के अंदर अब होते हैं। पहले जो थे वो सिर्फ मैट्रिक्स कैलकुलेशंस होती थी, अब क्या है, अब ये सॉफ्टवेयर एनालाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, इंजीनियर्स भी यूज करते हैं और अप्लाइड मैथमेटिशियंस भी यूज करते हैं। तो हम जो इसमें चीजें सीखेंगे, हम मैथमेटिक्स वाली चीजें सीखेंगे। मैथमेटिक्स वाली चीजें क्या सीखेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। स्टार्ट में तो हम मैट्रिसेस की ही कैलकुलेशन सीखेंगे, छोटे मैट्रिसेस से ही। और फिर क्या होगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी मैटलैब के ऊपर सॉल्व करना सीख लेंगे। फिर हम इंटीग्रल इक्वेशंस तक अगर जा सके तो सीखेंगे, नहीं तो फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस तक इसको स्टॉप करेंगे। या सिंपल कोई लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है तो वो भी हम मैटलैब के ऊपर सीख लेंगे। जब मैटलैब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता है तो यकीनन वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देता है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज होगा, यही सब हम अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे। MATLAB is capable of numerical computation, data analysis, programming and algorithm development. algorithm development का मतलब कि हम इसके अंदर एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसी प्रोग्राम को यूज करके बहुत सारे एक ही तरह के सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं एंड मच मोर। MATLAB जो है अब काफी ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर बन चुका हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ MATLAB आर इजी टू यूज, ये बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत इसको यूज करना आसान है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि इसके लिए कोई खास आपको प्लेटफॉर्म लाइक आपको विंडोज 10 का करना या डॉस का यूज करना या यूबंटो का यूज करना, ये कोई खास जरूरत नहीं है। ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा, हर विंडोज के ऊपर, हर सेटअप के ऊपर ये सॉफ्टवेयर जो है ये रन होगा। हैज प्री डिफाइंड फंक्शंस, और तीसरा एडवांटेज इसका क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव का पूरा आपको प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा उसकी पूरी डेफिनेशन को टाइप करते हुए, बल्कि डेरिवेटिव का फंक्शन बिल्ट इन पड़ा हुआ है मैटलैब के अंदर, हम उसको यूज करेंगे और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। डिसएडवांटेजेस आर स्लो स्पीड। सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये स्लो स्पीड में काम करता है, लेकिन स्लो स्पीड में तब करेगा मतलब इस डिसएडवांटेज को हम कवर अप कर सकते हैं किस तरह से
इज प्रॉपरली स्ट्रक्चरिंग दी प्रोग्राम के जब आप प्रोग्राम बना रहे हो उस प्रोग्राम को इस तरह से बनाओ कि उसके बहुत ज्यादा सारे स्टेप्स ना रखो, स्टेप्स थोड़े रखे जाएं, मतलब प्रोग्राम बहुत प्रिसाइज करके बनाया जाए। अगर प्रोग्राम के अंदर हम छोटी छोटी बातों के स्टेप्स बनाने लग जाएंगे तो स्टेप्स जितने ज्यादा होंगे उतना वो प्रोग्राम स्लो स्पीड से रन होगा। अभी फिलहाल आपको ये बातें शायद ये बड़ी अजीब लग रही होंगी, प्रोग्राम होता क्या है, इसको रन करना कैसे है, इस सॉफ्टवेयर में चलना कैसे है, ये सब कुछ हम आगे सीखेंगे। तो स्टार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बातें थी, तो आगे जब सीखेंगे तो ये सब समझ आ जाएगा। मैटलैब हैज डिफरेंट वर्जन्स, मैटलैब के बहुत सारे वर्जन्स हैं। हम जो यूज करेंगे ये लेटेस्ट R2016A यूज करेंगे। इसका सेटअप मेरे पास पड़ा हुआ है, आप आएंगे कैंपस अपनी यूएसबी साथ लेके आएंगे तो मैं आपको यूएसबी में इसका सेटअप दूंगी और साथ ही आपको इसको इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगी। मैटलैब विंडोज, मैटलैब विंडोज का मतलब कि मैटलैब को ओपन करने के बाद जो हमें चीजें नजर आएंगी उसके बारे में अब हम यहाँ सीखते हैं। मैटलैब कैन बी स्टार्टेड बाय यूजिंग इट्स आइकन ऑन योर डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे जैसे मैं अपनी एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करूं तो आप मुझे एक बार फिर बताएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। मैं इसको स्टॉप करी अभी फिलहाल। अच्छा, इस वक्त आप लोगों को मेरा गूगल मीट वाला आइकन नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अभी हम इसको बंद करते यस हैं। मैम। अब पीडीएफ नजर आ रही है? यस मैम। सही हो गया। अब इसको बंद करते हैं। अब डेस्कटॉप नजर आ रहा है? यस मैम। सही हो गया। अब ये देखो डेस्कटॉप के ऊपर मैटलैब का आइकन पड़ा हुआ है। ये मैटलैब का आइकन होता है जहां मेरा इस वक्त कर्सर है। या तो हम इस कर्सर को इस मैटलैब आइकन को यूज करते हुए मैटलैब ओपन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप माइक्रोफोन बंद कर दें प्लीज। या तो इस आइकन को यूज करते हुए मतलब इस पे डबल क्लिक करें तो मैटलैब ओपन हो जाएगा, या फिर ये जो स्टार्ट का मेन्यू है यहाँ से जाके आप मैटलैब को ओपन कर सकते हैं। हर फाइल को जैसे ओपन करते हैं, अगर यहाँ सामने नहीं नजर आ रहा तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद हम मैटलैब को ओपन कर लेंगे। तो मोस्टली हम डेस्कटॉप पे ही आइकन रख लेते हैं ताकि यहाँ से हम सामने इसको ओपन कर लें। अब मैटलैब को जब ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, और बाय यूजिंग स्टार्ट बटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेस्कटॉप, हम इसको यूज करते हुए भी ओपन कर सकते हैं। अब आगे क्या है, मैटलैब डेस्कटॉप कंटेन्स, ये डेस्कटॉप सिर्फ मैटलैब के डेस्कटॉप की बात हो रही है, मतलब मैटलैब को ओपन करने के बाद जो डेस्कटॉप नजर आएगा। कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ विंडोज एज, उसमें इस तरह की बहुत सारी विंडोज आएंगी। कैसी विंडोज होंगी, कमांड विंडो, वर्क स्पेस, कमांड हिस्ट्री, करंट फोल्डर, ये सारी कैसे आएंगी। जैसे मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये जो सामने मेन विंडो नजर आ रही है ये है कमांड विंडो। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास है करंट फोल्डर, ये हमारे पास है वर्क स्पेस। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुछ विंडोज क्लोज हुई हैं और उनको हम ओपन कर सकते हैं। ये सब हम आगे सीखेंगे कि कैसे ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे सामने 3 विंडोज नजर आ रही हैं, कमांड विंडो, करंट फोल्डर और वर्क स्पेस। यहाँ हम देखते हैं लेक्चर में कि कौन कौन सी विंडोज होनी चाहिए। कमांड विंडो, वर्क स्पेस, कमांड हिस्ट्री भी सामने आ सकती है, ये कैसे ओपन कर सकते हैं हम, ये भी हम आगे सीखेंगे। करंट फोल्डर, स्टार्ट बटन, डॉकिंग अनडॉकिंग विंडोज, हेल्प ब्राउजर, फिगर विंडो, एडिटर विंडो, ये सारी विंडोज जो है ये मैटलैब के डेस्कटॉप के ऊपर नजर आती हैं। अगर मैटलैब को डायरेक्ट ओपन करते ही नहीं नजर आ रही तो हम इन सबको सामने लेके आ सकते हैं और अपनी मर्जी से इनको बंद भी कर सकते हैं। ये सारे हम आगे तरीके सीखेंगे। कमांड विंडो क्या करती है, ये प्रोग्राम्स को रन करती है या फिर कमांड्स को रन करती है। कमांड क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो मेरी कमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए, मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगी
तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक कमांड दी थी और वो उस कमांड को जब मैंने रन किया, ये जब एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने का मतलब कि मैंने इस कमांड को रन किया। जब रन किया तो मेरे पास एक एरर आ गया, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल के ए के को आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे ये एरर मिला यहाँ से। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने आपको एक कमांड रन करके दिखाई, फिर जब आगे हम कुछ लेक्चर्स के बाद प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, फिर हम प्रोग्राम को अगर रन करना होगा तो उसको भी इसी कमांड विंडो के अंदर रन करेंगे। तो कमांड विंडो क्या करती है, प्रोग्राम्स को रन करती है या कमांड्स को रन करती है। एंटर वेरिएबल्स, अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम देना है वो भी कमांड विंडो में देना है, और यही मेन विंडो है हमारे मैटलैब सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क स्पेस। इट इज ए टेम्पररी मेमोरी। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है कि आपने जो कुछ भी कमांड विंडो के अंदर काम किया होगा वो यहाँ इस वर्क स्पेस के अंदर जो है वो सेव होता जाएगा, लेकिन ये टेम्पररी सेव होगा। जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो इस वर्क स्पेस के अंदर पिछला काम जो है वो नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेरिएबल ए को नाम दे देती हूँ, को वैल्यू दे देती हूँ इज इक्वल टू 3, तो आप देखें ये वर्क स्पेस के अंदर सेव हो गया। ये जो पहली मैंने कमांड रन की थी वो तो क्योंकि एरर था वो यहाँ सेव नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड मैंने कमांड रन की क्या थी, a इज इक्वल टू 3, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो वेरिएबल यहाँ पे सेव हो गया। तो जितना काम मैं आज की डेट में या एक बार ओपन करने के बाद यहाँ कमांड विंडो में जो कुछ भी मैं करूंगी वो यहाँ वर्क स्पेस में सेव होता जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ फाइल को, मतलब मैटलैब डेस्कटॉप को, तो क्या होगा, ये वर्क स्पेस जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि क्या यहाँ पे लिखा है कि वर्क स्पेस क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड। ये उन वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती है जो हम यूज कर चुके हैं। असल में ऐसा है, अब जैसे मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, मैं यहाँ 2, 3, 4 वेरिएबल्स डिफाइन करूँ तो मेरा ये वाला वेरिएबल तो ऊपर चला जाएगा, मुझे नजर नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, ये वर्क स्पेस मेरे लिए हेल्पफुल होगी, ये मुझे यहाँ से बताना शुरू हो जाएगी कि ये वेरिएबल ए जो है वो आप पहले डिफाइन कर चुके हैं, अब मजीद आपको अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप ए की बजाय कोई और वेरिएबल डिफाइन करें। तो वर्क स्पेस जो है वो हमारे लिए इस चीज में हेल्पफुल रहती है कि हमें साथ साथ इंफॉर्मेशन देती रहती है अबाउट वेरिएबल्स दैट आर यूज, कि जो वेरिएबल्स पहले यूज किए जा चुके हैं उनके बारे में हमें वर्क स्पेस से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। कमांड हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास एक विंडो आएगी कमांड हिस्ट्री। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, डेट ऑफ एनी कमांड। ये जो कमांड हिस्ट्री की विंडो है, आपने जो भी कमांड परफॉर्म की है उसके टाइम और डेट, मतलब कमांड हिस्ट्री टेम्पररी मेमोरी नहीं है, ये सेव रखती है डाटा को, जो कुछ भी आपने काम किया किसके अंदर, कमांड विंडो के अंदर। दैट वाज डन इन कमांड विंडो। हिस्ट्री कैन बी डिलीटेड बाय सिलेक्टिंग एंड देन राइट क्लिक। राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि इसको डिलीट कैसे करें। अच्छा, यहाँ पे कमांड हिस्ट्री की फाइल नहीं है, हम देखते हैं कि उसको कहाँ से लाया जा सकता है। इसी लेक्चर के अंदर इस बात को भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फाइल नहीं है तो उसको हम कहाँ से लाते हैं। From desktop icon and then goes to default desktop icon।
करंट फोल्डर, वर्कस्पेस, कमांड हिस्ट्री। ये अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है पीडीएफ फाइल के अंदर, ये मैंने बुक में से देख के लिखा, जो बुक हमने फॉलो करनी है। अच्छा, बुक हमने कौन सी फॉलो करनी है, मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगी अगले लेक्चर में, पूरी आउटलाइन के साथ, और बुक का नेम वगैरह सब कुछ उसमें लिखा होगा। बुक में जो वर्जन उसने यूज किया होगा, यकीनन वो डिफरेंट वर्जन होगा, मेरे पास जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे उसने क्या तरीका सिखाया था एक फाइल को ओपन करने का, कि डेस्कटॉप आइकन आपको नजर आएगा और उसके बाद आप डिफॉल्ट में जाएंगे, और डिफॉल्ट से जाके आप कोई भी विंडो जो है, जो कि आपके मैटलैब में नजर नहीं आ रही, जैसे कि पहले ये कमांड हिस्ट्री की विंडो हमें पहले नजर नहीं आ रही थी, तो जो भी विंडो आपके मैटलैब के डेस्कटॉप पे नजर नहीं आ रही, उसे आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो हम यूज करने वाले हैं, इसमें हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ लेआउट से जाएंगे। लेआउट से जाने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास सारी वो चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे करंट फोल्डर है, वर्कस्पेस है, कमांड हिस्ट्री है। जब मैंने कमांड हिस्ट्री को देखा तो ये यहाँ से पॉप अप पे क्लिक हुआ था, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डॉक करेंगे। डॉक का क्या मतलब है, ये अभी हम लेक्चर में सीखते हैं। डॉक का असल में ये मतलब है कि फाइल्स को एक साथ इकट्ठे एक ही फाइल, एक ही डेस्कटॉप के ऊपर ओपन कर लेना। तो इकट्ठे ज्वाइन करके एक ही डेस्कटॉप के ऊपर ओपन कर लेना, मतलब इनको अलग अलग भी ओपन किया जा सकता था। अगर मैं इसको डॉक नहीं करती तो इसको हम अनडॉक की ऑप्शन भी इस वर्जन के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक अनडॉक की ऑप्शन आती है। अनडॉक करने से क्या होता है कि ये जो फाइल है, जो कि कमांड हिस्ट्री की सिर्फ फाइल है, ये अलहदा से ओपन हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक फाइल गूगल क्रोम है, एक ये फाइल मैटलैब है, तो अब मैटलैब की मेरे पास एक ही डेस्कटॉप ओपन है। अगर मैं इसको यहाँ से अनडॉक कर दूं, तो अनडॉक करने से क्या होगा, ये मेरे पास एक अलहदा यहाँ मैटलैब की दो फाइल्स ओपन हो जाएंगी, और उसमें एक फाइल कमांड हिस्ट्री की होगी और एक मैटलैब की होगी। अनडॉक की ऑप्शन भी अभी इसमें नहीं आ रही, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में या फिर यहाँ हेल्प से जाके भी देखा जा सकता है। तो अगले लेक्चर में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी फाइल को यहाँ से अनडॉक कैसे किया जा सकता है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपनी इस बात पे कि लेआउट से जाके हमें जो भी फाइल चाहिए होती है हम उसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने का क्या तरीका है, यहाँ से डॉक आपने चूज कर लेना, डॉक्ड। तो इसको मैंने यहाँ डॉक किया तो ये मेरे पास आ गया। अब आप ये देखो, कमांड हिस्ट्री में डेट और टाइम के साथ ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त ये कमांड परफॉर्म की गई। एक कमांड ए थी जो कि आपकी जिसमें एरर था, फिर दूसरी कमांड थी a इज इक्वल टू 3। तो जितनी भी कमांड विंडो में कमांड परफॉर्म की जाएंगी वो सारी की सारी कमांड हिस्ट्री में आएंगी, और यहाँ पे ये सेव रहेंगी। ये कब तक सेव रहेंगी, जब तक हम इसको खुद नहीं डिलीट करते। खुद डिलीट करने का क्या तरीका है कि इसको हम सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। अगर हम इसको कमांड हिस्ट्री में से डिलीट करेंगे तो कोई भी चीज हिस्ट्री में से डिलीट होगी। अगर डिलीट हम खुद नहीं करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी। लेकिन ये जो वर्क स्पेस के अंदर डाटा सेव हो रहा था, अब देखो डाटा सेव करना वर्क स्पेस का काम भी है, डाटा सेव करना कमांड हिस्ट्री का काम भी है। लेकिन वर्क स्पेस में जो डाटा सेव हो रहा होता है वो जैसे ही हम यहाँ से फाइल को क्लोज करेंगे, ये वाला डाटा खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। कौन सा, वर्क स्पेस वाला। लेकिन कमांड हिस्ट्री वाला सेव रहेगा तब तक जब तक आप उसको खुद सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर देते। जैसे मैं अभी इसको यहाँ करती हूँ डिलीट, तो अब ये कमांड हिस्ट्री जो है वो खाली होगी। अभी अगर मैं दोबारा कोई कमांड परफॉर्म करूँ तो इस डेट और टाइम के साथ मेरे पास कमांड हिस्ट्री में सेव हो जाएगी। कमांड हिस्ट्री की बात हम कर रहे थे, उसके बाद हमारे लेक्चर में क्या आता है, करंट फोल्डर। करंट फोल्डर क्या करता है, shows current location of the folder in which you are working। करंट फोल्डर हमें उस फोल्डर की लोकेशन बता देता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो।
ये है हमारे पास करंट फोल्डर। ये इस वक्त जो मेरे पास ओपन हुआ है ये सी के अंदर एक फोल्डर है, और सी के अंदर के फोल्डर के अंदर ये ढेर सारी चीजें पड़ी हैं, जिसके अंदर से मैटलैब R2016A ओपन हुआ है। यहाँ से क्योंकि ये सी का फोल्डर है, ये इतनी डिटेल में से इतनी अगर नहीं भी बात समझ आ रही तो करंट फोल्डर को देखने का तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ से इसका एड्रेस देख लें। करंट फोल्डर का मतलब असल में हमने एड्रेस देखना होता है कि हम किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। फोल्डर्स हम ढेर सारे बना सकते हैं, क्योंकि जब हमें प्रोग्राम्स रन करने होते हैं तो हर एक प्रोग्राम के लिए हम अलग फोल्डर बना लेते हैं। तो अगर यहाँ करंट फोल्डर से बात की समझ नहीं आ रही तो ये जो यहाँ बार बनी हुई है, ये बार भी हमें एड्रेस बताती है कि हम किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं। सी डिस्क के अंदर प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर, वहां से मैटलैब फोल्डर, फिर मैटलैब फोल्डर के अंदर R2016A, और इसके अंदर बिन, और फिर बिन के अंदर से जाके ये फाइल ओपन हुई है, ये कमांड विंडो और ये पूरा डेस्कटॉप जिसके अंदर अब हम काम कर रहे हैं। तो करंट फोल्डर हमें ये सारा एड्रेस बताता है जिसके जहां जहां से जाके इसको ओपन किया जा सकता है, जिस फोल्डर के अंदर हम जाके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट बटन, यूज टू एक्सेस मैटलैब टूल्स एंड फीचर्स। यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट बटन, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे स्टार्ट पैरेलल पुल, टूल बार, यहाँ से जाके हम कोई भी टूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट बटन कौन सा है, जो कि यहाँ बिल्कुल आपके डेस्कटॉप पे, जैसे यहाँ विंडोज का स्टार्ट बटन होता है, इसी तरह मैटलैब के डेस्कटॉप के भी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ स्टार्ट बटन है, जिसको क्लिक करके हम यहाँ से पैरेलल प्रेफरेंसेस को ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से टूल बार को सिलेक्ट किया, टूल बार को सिलेक्ट करके हमें जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑप्शन, उसको हम चूज कर सकते हैं। यहाँ से भी डिफरेंट सारे ऑप्शंस हैं, प्लॉट करना है, कोई ऐप बनानी है, कोई शॉर्टकट बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ से जाके स्टार्ट बटन को यूज करते हुए कोई भी टूल बार जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट बटन का ये मकसद है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग विंडोज, जैसे मैंने अभी एक डॉक करके भी दिखाई है। डॉक हमने कौन सी की थी, ये कमांड हिस्ट्री वाली विंडो। डॉक का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ही डेस्कटॉप के अंदर डिफरेंट फाइल्स को अटैच कर देना। अब जैसे इस एक ही डेस्कटॉप के अंदर चार फाइल्स अटैच हुई हैं, एक करंट फोल्डर की, एक वर्क स्पेस की, एक मैटलैब विंडो की और एक कमांड हिस्ट्री की। ये सारी फाइल्स एक ही डेस्कटॉप में अटैच है, इसका मतलब है कि ये डॉक हुई हुई है चार फाइल्स। तो यहाँ पे इसने लिखा है फॉर विंडोज आर डॉक्ड इन मैटलैब डेस्कटॉप बाय अनडॉकिंग ए विंडो फ्रॉम दीज मीन्स टू सेपरेटली ओपन दैट विंडो। अगर हम इस विंडो को अनडॉक करते हैं तो वो सेपरेटली ओपन हो जाती है। मोर ओवर ए विंडो कैन बी क्लोज एंड कैन बी री ओपन, एक विंडो को क्लोज भी किया जा सकता है और उसको रीओपन किया जा सकता है फ्रॉम डेस्कटॉप आइकन। जैसे मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप आइकन की बजाय यहाँ पे आप लिखेंगे लेआउट, और लेआउट के बाद आपके पास सामने ऑप्शन आ जाता है जिसको भी आपने चूज करना होता है। लेआउट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास वो सारी फाइल्स आ जाती है जिसको आपने चूज करना है। यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन, आप इसकी जगह लिखेंगे लेआउट ऑफ मैटलैब। नेक्स्ट है हेल्प ब्राउजर। हेल्प ब्राउजर जैसे हमने पहले भी देखा, यहाँ हमारे पास एक है ये हेल्प ब्राउजर। इसको ओपन करके हमें जिस भी किस्म की हेल्प चाहिए वो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। प्रोवाइड्स हेल्प इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर विंडो। फिगर विंडो जो है ये इसी तरह से सामने नजर नहीं आ रही होती, लेकिन अगर हमें कोई फिगर इंसर्ट करनी है, कोई हमने किसी और सॉफ्टवेयर में ग्राफ बनाया हो या फिर इंटरनेट से कोई पिक्चर ली हो जिसको हमने अपने इस मैटलैब के अंदर इंसर्ट करना है, तो वो विंडो जो है वो क्या कहलाएगी, फिगर विंडो। कंटेन्स आउटपुट फ्रॉम
ग्राफिक कमांड, उसकी जो फिगर विंडो है वो असल में आउटपुट है ग्राफिक कमांड की। ये किस तरह से इंसर्ट होगी ये आगे हम सीखेंगे जब मैटलैब के ऊपर हम ग्राफ्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटर विंडो, क्रिएट्स एंड मॉडिफाई स्क्रिप्ट एंड फंक्शन फाइल्स, जिनको हम एम फाइल्स भी कहते हैं। एम फाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी फाइल की एक्सटेंशन एम है। यूज टू राइट प्रोग्राम्स इन सिंपल वर्ड्स, या सिंपल वर्ड्स में इसी एडिटर विंडो का क्या नाम है कि किस मकसद के लिए ये यूज की जाती है, ये प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज की जाती है। फाइल न्यू एंड ब्लैंक एम फाइल, न्यू स्क्रिप्ट, ये हमारे पास आ गई एडिटर विंडो। कहाँ से आई है? अच्छा, ये जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पीडीएफ में लिखे हुए हैं ये काफी चेंज है हमारे वाले वर्जन की निस्बत। यहाँ हमारे पास फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, सामने ही मेरे पास न्यू का ये पड़ा हुआ है। न्यू को मैंने ओपन किया तो यहाँ एम फाइल के नाम से कुछ नहीं पड़ा हुआ बल्कि स्क्रिप्ट के नाम से पड़ा है। तो स्क्रिप्ट को आपने ओपन करना है, तो यहाँ पीडीएफ में आपको खुद चेंजेस करनी पड़ेंगी, फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। न्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लैंक एम फाइल की बजाय आप क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट। न्यू को क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट। तो जब आपने स्क्रिप्ट को ओपन किया तो यहाँ हमारे पास क्या ओपन हो गया? इसके ऊपर आप देखें टाइटल लिखा हुआ है एडिटर, तो ये हमारे पास एडिटर विंडो ओपन होगी। एडिटर विंडो किस मकसद के लिए यूज होती है? ये प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज होती है। कैसे लिखने के लिए यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एरिया निकालना है किसी सर्कल का तो मैं रेडियस दे देती हूँ r = 3, सेकेंड लाइन में आए तो a = पाई r स्क्वायर। अब पाई को यहाँ लिखने का क्या तरीका है ये तो मुझे भी नहीं पता, हम आगे सीखेंगे। पाई r स्क्वायर, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो एडिटर फाइल किस मकसद के लिए यूज होती है? किसी भी प्रोग्राम को टाइप करने के लिए। फिर इसी प्रोग्राम को रन कहाँ करना है? रन दोबारा जाके हमें कमांड विंडो के अंदर करना है। तो कमांड विंडो क्या करती है? किसी भी कमांड को रन करती है या किसी भी प्रोग्राम को रन करती है। तो ये हमारे पास एडिटर फाइल है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर दें, सेव करने की जरूरत नहीं अभी हमें। ये हमारे पास दोबारा आ गई कमांड विंडो। अच्छा, कोई वर्जन ऐसा भी है जिसके अंदर इन सारी फाइल्स को क्लोज करने की ऑप्शन होती है? इसमें भी है, यहाँ से जाके हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो अनडॉक करने का तरीका। ये मेरे पास वर्क स्पेस है, मैंने वर्क स्पेस के ऊपर जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ से जाके आप नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है अनडॉक। अनडॉक पे क्लिक किया तो अब वर्क स्पेस वाला जो फाइल थी वो अलग होके ओपन हो गई है, यहाँ से खत्म हो गई। यहाँ क्या बच गया? करंट फोल्डर, कमांड विंडो और ये कमांड हिस्ट्री। यहाँ अब देखो मैटलैब की जगह पे दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक तो यही मेन डेस्कटॉप और एक ये अलग से क्या ओपन हो गई? वर्क स्पेस। ये अलग से कैसे ओपन होती है? अगर हम इसको अनडॉक कर दें, अगर इसको वापस डॉक करना है तो यहाँ से ये एरो बना हुआ नजर आ रहा है बहुत छोटा सा, इसको क्लिक किया, दोबारा यहाँ से जाके डॉक पे क्लिक किया तो ये वापस इसके अंदर डॉक होगी। डॉकिंग और अनडॉकिंग का मतलब क्या है कि एक ही डेस्कटॉप के अंदर सारी फाइल्स इकट्ठी ओपन हो तो इसका मतलब है कि फाइल्स डॉक हुई हुई है। अगर ये हर फाइल को अलग से ओपन कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि हमने इस हर फाइल को अनडॉक कर लिया। जैसे कमांड हिस्ट्री को भी अनडॉक किया जा सकता है। तो अब क्या बच गया यहाँ पे? कमांड विंडो और करंट फोल्डर। तो मोस्टली जब लोग काम करते हैं तो वो यहाँ पे कमांड विंडो और वर्क स्पेस रख लेते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो अनडॉक, ना सिर्फ अनडॉक किया जा सकता है बल्कि उनको क्लोज भी किया जा सकता है। यहीं से जाके हम इसको दोबारा डॉक भी कर सकते हैं।